दोनों एयरपोर्ट के बाहर जाते ही हैं कि उनके सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो जाती है। तो कबीर जन्नत की तरफ देख कहता है, बैठो कार में। तो जन्नत हाँ कहती हुए झट से पीछे साइड जाकर बैठ जाती है। वही कबीर भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। तब तक ड्राइवर भी दोनों की ट्रॉली को डिक्की में रख देता है। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर उनके होटल जाने के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते जन्नत सिंगापुर का नज़ारा देख रही थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती सड़कें, नीला आसमान और चारों तरफ का विदेशी माहौल देखकर उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान थी। उसके होठों पर वो हल्की सी मुस्कान कबीर को एक पल के लिए देखकर रुक जाने पर मजबूर कर देती है। वो बस चुपचाप उसकी साइड प्रोफाइल देखता रहता है, उसकी चमकती आंखें, हवा में उड़ते बाल और वो मासूम चेहरा। तभी जन्नत कबीर की तरफ देख कहती है, बाकी के लोग होटल पहुंच चुके होंगे। जन्नत के सवाल को सुन कबीर खुद सवाल कर बैठता है, क्यों, उनके बिना तुम्हें मन नहीं लग रहा? तो जन्नत झट से कहती है, ऐसा नहीं है, मैं यूं ही पूछ रही हूँ। उसकी बात सुन कबीर हल्का सा मुस्कुराता है पर कुछ नहीं कहता और फिर बाहर देखने लगता है। गाड़ी के शीशे से आती धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। एक तरफ मुस्कान में लिपटी मासूमियत, दूसरी तरफ चुपचाप छिपे एहसास। कुछ ही देर में उनका होटल आ जाता है। दोनों कार से बाहर उतर जाते हैं और होटल के अंदर जाने लगते हैं। जाते ही उन्हें उनकी टीम दिखती है जो पहले ही वहां मौजूद थी। उन्हें देखते ही जन्नत का चेहरा खिल उठता है। उसकी थकान पल भर में जैसे गायब हो गई थी और वह दौड़ते हुए आलिया के पास चली जाती है। वहीं आहान जन्नत की तरफ देख कहता है, जन्नत, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना तुम्हें? तो जन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं हुआ आहान। वहीं कबीर उनके पास जाकर आहान के कंधे पर हाथ रख कहता है, वो मेरे ही साथ आए हैं तो एक बार मुझसे भी पूछ ले। तो आहान अपने आंखों को रोल करते हुए हंसकर कहता है, तुम तो ट्रैवल करते रहते हो कबीर, फिर तुम्हें प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? उसकी बात सुन कबीर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, फाइन, मेरे रूम की चाबी दो, बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो आहान ओके कहते हुए उसे एक चाबी दे देता है। कबीर बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही जन्नत के मन में हल्का सा ख्याल आता है, पता नहीं कबीर इतने सीरियस क्यों लगते हैं हमेशा, चेहरे पर कभी मुस्कान भी आती है या नहीं। आहान फिर आलिया और जन्नत की तरफ एक चाबी बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम दोनों के रूम का चाबी है, तो जाओ जाकर आज रेस्ट करो, फिर शाम को मिलते हैं डिनर के लिए और काम कल से शुरू होगा। तो दोनों भी ओके कह देते हैं और अपने अपने रूम चले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही जन्नत अपना बैग रखती है और कुछ देर तक सिंगापुर के आसमान को खिड़की से निहारती रहती है। नई जगह, नए लोग, पर दिल वही पुराना, जो घर और अपने लोगों के लिए धड़कता है। फिर वो अपना फोन निकाल अंश के नंबर पर कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ अंश के कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और वह रेयान की कार में बैठा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन पर अपनी दी का नाम देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से फोन उठाते हुए कहता है, आप पहुंच गई दी? वही जन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अभी ही पहुंची हूँ होटल। तो अंश भी ओके कहता है। कुछ देर तक दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। जन्नत उसे सिंगापुर का नज़ारा बताती है और अंश उसे अपने कॉलेज के बारे में। तब तक अंश का एकेडमिक भी आ जाता है तो वह फोन काटकर अंदर जाने लगता है। जाने से पहले हल्के से कहता है, दी, ध्यान रखना, आप हमेशा थक जाती हो। तो जन्नत मुस्कुराकर जवाब देती है, तू भी अपना ध्यान रखना शैतान। फोन कटने के बाद उसके चेहरे पर वो छोटी सी मुस्कान और आंखों में हल्की नमी दोनों साथ साथ थी। वहीं दूसरी तरफ मलम की रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर आदर्श ने जैसे ही रिपोर्ट खोली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ सेकंड तक वो रिपोर्ट को घूरते रहे, फिर खुद से धीरे से बोले, बेचारा मलंग, छोटा सा तो है ही और उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है। पता नहीं जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत नील को मैसेज कर उसे हॉस्पिटल आने को कहा। नील को जैसे ही पता चलता है कि मलंग की रिपोर्ट आ चुकी है, वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जल्दी से कोट पहनकर अपने केबिन से बाहर निकलने लगता है। केबिन के बाहर ही उसका असिस्टेंट मिल जाता है, जो किसी फाइल पर नील का सिग्नेचर लेने आया था। तो नील बिना समय गंवाए कहता है, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो तुम देख लेना। असिस्टेंट ओके बॉस कह देता है, लेकिन नील के जाने के बाद धीरे से बुदबुदाता है, आजकल बॉस को क्या हो गया है? पहले तो कभी काम छोड़कर ऐसे नहीं जाते थे,
पर अब तो रोज कहीं न कहीं चले जाते हैं। नील तब तक ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। वो अपनी कार के पास जाता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर रेयान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो बार बार बस यही सोच रहा था कि मेंशन जाकर अपनी दादी को क्या जवाब देगा जब वो उसके साथ अंशिका को नहीं देखेगी, क्योंकि अब रेयान अंश को उसकी मर्जी के खिलाफ अंशिका बनाकर नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए उसका मूड काफी खराब था। फाइलें सामने खुली थी, पर उसका ध्यान बस अंश के चेहरे पर अटका हुआ था। वापस हॉस्पिटल में नील हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो कार से उतरकर तेजी से एलिवेटर में घुसता है और डॉक्टर आदर्श के फ्लोर पर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलते ही आदर्श मुस्कुराकर कहता है, आओ, आकर बैठो। तो नील हल्का सा हम कहता हुआ उसके सामने बैठ जाता है। उसके बैठते ही आदर्श पूछता है, मलंग को लेकर नहीं आए? तो नील थोड़ी झुंझलाहट में कहता है, आदर्श, तुम मुझे सिर्फ उसकी कंडीशन बताओ, उसे क्या हुआ है? आदर्श गहरी सांस लेकर रिपोर्ट नील की ओर बढ़ाता है। तुम्हारे कहने पर मैंने मलंग का दोबारा टेस्ट लिया, फिर भी रिपोर्ट में वही है। नील, मलंग को ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज पर। नील के हाथ से रिपोर्ट धीरे धीरे नीचे गिरने को थी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। कमरे की आवाज जैसे गायब हो गई थी। बस एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, ट्यूमर, लास्ट स्टेज। नील रिपोर्ट खोलकर देखता है और कुछ देर तक खामोश रहता है। फिर धीरे से कहता है, ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करना होगा। तो डॉक्टर आदर्श सिर हिलाते हुए कहता है, सर्जरी तो करनी ही होगी, लेकिन उससे पहले हमें हर 2 दिन में कीमोथेरेपी करनी होगी। नील चौंक कर पूछता है, कीमोथेरेपी, ये क्या होता है? तो डॉक्टर आदर्श समझाता है, कीमोथेरेपी में ट्यूमर कोशिकाओं को जड़ से खत्म करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, गोली के रूप में या ब्लड वेसल्स में इंजेक्शन से। जब सारे सेशंस पूरे हो जाएंगे तभी हम सर्जरी कर पाएंगे। नील का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे, क्या करे। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और दर्द सब एक साथ था। उसकी हालत देखकर आदर्श नरमी से कहता है, आई नो नील, ये सब जानकर तुम शॉक्ड हो, पर मलंग की कंडीशन अभी ठीक है। अगर सारे कीमो सेशंस अच्छे से हुए तो सर्जरी भी आराम से हो जाएगी। नील गहरी सांस लेकर कहता है, फाइन, जो भी बेस्ट सर्जन हैं, उन्हें कांटेक्ट करो। मलंग को जल्दी ठीक करो, मुझे वो सही सलामत चाहिए मेरे पास। आदर्श सिर हिलाकर कहता है, ट्रीटमेंट का इंतजाम हो जाएगा, बस तुम मलंग को ये सब बता देना, क्योंकि सुनने में ये जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं। नील खड़ा होकर कहता है, तुम मुझे बता देना मलंग को कब लेकर आना है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है और बाहर जाते वक्त उसकी आंखें एक पल के लिए भर आती हैं। वो खुद से बुदबुदाता है, मैंने वादा किया था कि तुझे कभी दर्द नहीं होने दूंगा मलंग, पर अब खुद बेबस हो गया हूँ। वो पार्किंग की तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में नमी और दिल में एक ही दुआ, बस मेरा मलंग ठीक हो जाए। फिर नील अपने कार के पास जा कार का दरवाजा खोल ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है और स्टीयरिंग पर अपना हाथ रख खुद में ही कहता, ये बात मैं मलंग को कैसे बताऊंगा, इतना छोटा सा है वो, उसे ये जान कैसा लगेगा, पर बताना तो होगा ही। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे दिल किसी बोझ से दबा हो। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां धीमे धीमे थरथरा रही थी, चेहरा गहरा सोच में डूबा हुआ था। वो मलंग के मासूम चेहरे की यादों में खो जाता है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी भोली सी बातें। नील के दिल में कसक उठती है, काश मैं तुम्हें कभी दुख न देता मलंग। वह बुदबुदाता है और फिर एक लंबी सांस लेकर कार स्टार्ट करता है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है, पर नील का मन वहीं कहीं अटका था, उस मासूम मुस्कान के पीछे। शाम का 5 बज चुका था, वही अंश का क्लास ओवर हो चुका था। तो वह बाहर निकलता तो देखता रेयान का कार खड़ा है, तो वह कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। अंश के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता। फिर अंश छत से अपना फोन निकाल रेयान के नंबर पर कॉल करता। वही रेयान एक मीटिंग में बिजी था और उसका फोन इस वक्त साइलेंट में उसके केबिन में ही रखा था। रेयान फोन नहीं उठा रहा, ये देख अंश खुद में ही कहता, शायद रेयान बिजी होंगे, बाद में बात कर लूंगा। उसने हल्का सा मुस्कुराकर फोन को वापस अपने पैकेट में रख दिया। उसे थोड़ी सी तन्हाई सी महसूस हुई। रेयान की आवाज सुनने की आदत सी हो गई थी उसे। कार के बाहर की दुनिया हिल डुल रही थी, लेकिन अंश का मन वहीं ठहरा था। तभी अंश को शेक का शॉप दिखता है और वो ड्राइवर की तरफ देख कहता, भाई आप थोड़ी देर यहाँ कार रोकेंगे?
मुझे शेक पीना है। तो ड्राइवर ओके कहते हुए कार को रोक देता है। तो अंश झट से कार से उतरकर भागता हुआ शेक की शॉप में जा एक ओरियो शेक का ऑर्डर देता है और वही चेयर पर बैठ जाता है। तभी अंश को दूर से आ रही मिश्का नजर आती है जो वही चल कर आ रही थी। उसे देख अंश अपने घबराए आवाज में मन में ही कहता, कहीं मिश्का मुझे देखकर पहचान ना ले। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है। इतना बोल वो खड़ा हो जाने को था तभी वेटर उसका ओरियो शेक लेकर उसकी टेबल पर रख देता है। तो ना चाहते हुए भी अंश को वापस बैठना पड़ता है। दिल धड़क रहा था, पसीना हल्का हल्का माथे पर था। वही मिश्का ठीक उसके सामने वाले चेयर में बैठी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। मिश्का उसे नहीं पहचानी ये देख अंश थोड़ा रिलैक्स था और बैठे अपना शेक पीने लगता है। तभी वहां एक बड़ी सी कार से उतरते हुए रूहानी आती है। रूहानी को देख अंश कहता, ये तो रेयान की बहन है। ये यहाँ मिश्का से मिलने आई है पर क्यों? खुद में ही ये सवाल कर अंश उन दोनों से नजरें चुराते हुए अपना शेक पी रहा था। वही रूहानी मिश्का के बगल वाले चेयर पर बैठ कहती, क्या हुआ है मिश्का, तुम मुझे यहाँ अचानक से मिलने के लिए क्यों बुलाए हो? तो मिश्का रूहानी का हाथ थाम कहती, रेयान ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, तो क्या अब तुम भी बात नहीं करोगी? उसकी आंखों में नमी थी, होंठ कांप रहे थे। तो रूहानी मुस्कुराते हुए कहती, ऐसी बात नहीं है, वो तुम अचानक से कॉल की तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। पार्टी के बाद तुम एक बार भी मुझे कॉल नहीं की थी इसलिए। रूहानी का लहजा नर्म था, पर मिश्का की आंखों में अब भी दर्द तैर रहा था। वही अंश को उन दोनों का बात आराम से सुनाई दे रहा था और वह खुद में ही कहता, बेचारी मिश्का, रेयान ने गलत तो किया ही है। किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा उदास होकर स्ट्रॉ से अपने शेक में बुलबुले बनाने लगता है, जैसे मन के विचारों को भुला रहा हो। तभी मिश्का कहती, रूहानी, इस अंशिका के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में रेयान ने कुछ बताया है? क्योंकि मैं काफी दिन से कोशिश कर रही पर मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। ये सुन रूहानी कहती, पता नहीं मिश्का, भाई कुछ कहते ही नहीं हैं, पर उन्हें देखकर लगता जैसे वो इस लड़की के लिए क्रेजी हैं। वो अंशिका के खिलाफ एक वर्ड भी कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये सारा बात सुन अंश को अच्छा लग रहा था और उसके होठों पर हल्की सी मासूम मुस्कान छा जाती है। दिल में कहीं रेयान की बातें गूंज उठती हैं, अंशिका मेरी है, बस मेरी। वही मिश्का कहती, ऐसे मत बोलो रूही, मुझे जलन हो रहा है। उसकी आंखों में दर्द के साथ जिद भी थी। तो रूहानी आगे कहती, वे जो भी हो, आज भाई उस लड़की को मेंशन लेकर आने वाले हैं और वो कुछ दिन तक सिंघनिया मेंशन में ही रहेगी। साथ रहेगी तो ही पता चल पाएगा उनका रिलेशन सच में रियल है या भाई झूठ कह रहे थे। ये सुन मिश्का का चेहरा गिर जाता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं और होठों से बस एक ठंडी सांस निकलती है। तो रूहानी मिश्का के कंधे पर हाथ रख कहती, मिश्का तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तो मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम खुश रहो। और मुझे लगता है भाई और तुम एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, तो प्लीज तुम। वो इतना कही ही थी कि मिश्का थोड़ा गुस्से में कहती, नहीं रूही, रेयान मेरा है। पहले मैंने उसे प्यार किया था और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और उस अंशिका को उसके रास्ते से हटा कर ही दम लूंगी। उसके लहजे में जुनून और जलन की अजीब सी खतरनाक मिलावट थी। तो रूहानी भी आगे कुछ नहीं कहती है, बस चुप होकर अपनी नज़र झुका लेती है। वही अंश का पीना हो चुका था तो वह पेमेंट करने के बाद सीधा कार में जाकर बैठ जाता है और उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि रेयान मेंशन जाने के बाद दादी से क्या कहेंगे जब वो बिना अंशिका के मेंशन गए। तो उसका मन डर और बेचैनी से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ निशांत और दक्ष दोनों हॉल में आते हैं। आज उन्हें निकलना था और दोनों रेडी भी हो चुके थे। तो निशांत दक्ष की तरफ देख कहता, चले दक्ष। वही दक्ष निशांत का हाथ पकड़ कहता, अब भी सोच लो निशांत, तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? क्योंकि मेरे घर में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत छोटा है मेरा घर। दक्ष का बात सुन निशांत क्रूर मुस्कान अपने होठों पर टिकाए अपने मन में ही कहता, छोटा घर होगा तभी तो तुम मेरे करीब रह पाओगे। इस बड़े से मेंशन में साथ होकर भी हम एक दूसरे से अलग रहते हैं और ठीक से मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। अपने मन में इतना कहते हुए निशांत दक्ष के चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से कहता, अगर तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ दक्ष। इतना बोल निशांत अपना हाथ नीचे करते हुए कहता, अब चलो वरना लेट हो जाएगा। इतना बोल वो मेंशन के बाहर जाने लगता है। वही मुस्कुराते हुए दक्ष कहता, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है निशांत, पर तुम्हारा ये रूप काफी इंटरेस्टिंग है। काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो मेरे साथ। इतना कहते हुए दक्ष भी मेंशन से बाहर चला जाता है।
उन दोनों के आते ही ड्राइवर उनका सामान डिक्की में रख देता है तो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर मेंशन से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं। वातावरण में एक नई शुरुआत की खुशबू थी और कुछ अनकहे एहसास। वही रेयान का मीटिंग खत्म हो चुका था तो वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकाश की तरफ देख कहता, आकाश, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है तो जल्दी ही इसमें वर्क स्टार्ट कर दो। तो आकाश भी यस कहता है। तभी रेयान आगे कहता, मुझे कुछ काम से जाना होगा तो बाकी का काम तुम देख लेना। इतना बोल वो अपने केबिन जाता है और अपना फोन ऑन करता तभी उसे अंश का मिस्ड कॉल दिखता है। तो रेयान झट से अंश को रिटर्न कॉल करता पर इस बार अंश नहीं उठा रहा था। ये देख रेयान खुद में ही कहता, शायद घर पहुंच गया होगा इसलिए कॉल किया होगा। पहले दादी से बात कर लेता हूँ फिर उसके घर चला जाऊंगा, वैसे भी उसे अकेले डर लगता है सोने में। इतना बोल रेयान एलिवेटर में जा सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। फिर कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर ऑफिस से निकल जाता है और कुछ ही देर में रेयान अपने मेंशन पहुंच जाता है और वह अपनी कार से उतर कर बाहर निकलता और खुद में ही कहता, जो भी हो दादी को कुछ तो कहना ही होगा। मैं बार बार अपने वजह से अंश को मजबूर नहीं कर सकता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। उसकी आंखों में झलक रहा था सच्चा प्यार, लेकिन उसके मन में दादी की इज्जत का डर भी। वो इतना कहते हुए मेंशन के अंदर जाने लगता है। अंदर पहुंचता ही है कि उसे हॉल में दादी और रूहानी के साथ बैठा अंश नजर आता है जो अंशिका बनकर बैठा था। अंश एक प्यारा सा अनारकली सूट पहन कर आया था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिलापन और हल्की मुस्कान थी। अंश को मेंशन में देख रेयान हैरान था, उसकी आंखें जैसे कुछ पल को वहीं ठहर गईं। तभी रूहानी का नजर रेयान पर जाता है तो वह मुस्कुराते हुए कहती, आप दूर क्यों खड़े हो भाई, आइए अपनी अंशिका के पास बैठिए। वही दादी और अंश भी रेयान को देखते हैं। रेयान को देख अंश अपने मन में कहता, ओह गॉड, कहीं रेयान मेरे अचानक से यहाँ आने पर मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ रेयान के लिए ही आया हूँ। वही रेयान भी उनके पास जा अंश के बगल में बैठ जाता है और घूरकर अंश को ही देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार और हैरानी दोनों थी। तभी दादी रेयान की तरफ देख कहती, मुझे तो लगा था आप अंशिका को लेकर नहीं आएंगे, पर अच्छा लगा देखकर। आपको मेरी थोड़ी तो कदर है। इतना बोल वो खड़ी हो जाती है और रूहानी की तरफ देख कहती, रूही, अंशिका को अपने रूम ले जाओ, वो यहाँ तुम्हारे साथ रहेगी। दादी का बात सुन अंश डर जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी रेयान भी खड़ा हो दादी की तरफ देख कहता, अंशिका मेरी है तो वो मेरे साथ मेरे रूम में ही रहेगी। रेयान का बात सुन दादी गुस्से में कहती, रेयान, आप कैसे बच्चों जैसे बातें कर रहे हैं। आप दोनों की शादी भी नहीं हुई है और बिन शादी किए आप अंशिका के साथ कैसे रह सकते हैं, वो भी एक रूम में। तभी रेयान कहता, आपने कहा अंशिका को लेकर आने, तो मैं ले आया हूँ, और बाकी रहा इसके रहने का तो अंशिका मेरे साथ ही रहेगी। अगर आपको इस बात पर ऐतराज है तो मैं अंशिका को वापस ले जाता हूँ। रेयान का बात सुन गुस्से में दादी कहती, ठीक है, ये लड़की को रखिए अपने ही रूम में। इतना बोल दादी चली जाती है। तो रेयान भी अंश का हाथ पकड़ कहता, चलो मेरे साथ। तो हाँ कहते हुए अंश खड़ा हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है। वही रूहानी खुद में ही कहती, कभी सोची नहीं थी भाई को किसी के लिए इतना पागल होते हुए देखूंगी। उसकी मुस्कान में प्यार और ताज्जुब दोनों थे। वही रेयान अंश को लेकर अपने रूम में आ जाता है। फिर रूम का दरवाजा को लॉक कर अंश को दरवाजे पर ही टिका उसके दोनों साइड अपना हाथ रख गुस्से में कहता, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आए अंश। रेयान की आंखों में जलती हुई तीखी नजरें और उसके भारी सांसों की आवाज अंश के दिल की धड़कनें तेज कर देती है। रेयान का गुस्सा फिलहाल अंश को डरा रहा था, तो वह डरते हुए ही अपने मासूम आवाज में कहता, सॉरी रेयान, आपको बिना बताए यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं बस आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। आप दादी से क्या कहते और वो कहीं आपसे और नाराज ना हो जाए, यही सोचते हुए मैं आया। और फिर रूहानी मिश्का का बात सुना तो फिर वो इतना कहा ही था कि रेयान अंश को घूरते हुए कहता, तुम उन दोनों से कब मिले और क्या सुना। रेयान का सवाल सुन अच्छे बच्चे की तरह अंश सब कुछ बोल देता है जो कुछ भी उसने सुना था। अंश की आंखों में सच्चाई और डर दोनों साफ झलक रहे थे। ये सुन रेयान अंश के चेहरे पर हाथ रख कहता, तुम ये सब बात का फिक्र मत करो और ज्यादा मत सोचो, मैं हूँ उसके लिए। इतना बोल वो अंदर जा अपने कोट को खोलने लगता है। वही अंश भी रूम के अंदर आ बस रेयान को घूर रहा था।
उसके दिल में डर की जगह अब एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि रेयान का गुस्सा बस दिखावे का होता है, दिल में वो उसे बहुत चाहता है। रेयान की हर हरकत, हर नज़र अंश के दिल को कुछ अजीब सा एहसास दे रही थी। उसके गाल अपने आप लाल हो रहे थे और वो नज़रें झुकाने की कोशिश में था, पर फिर भी रेयान को देखे बिना रह नहीं पा रहा था। तभी रेयान का नज़र अंश के लाल हुए चेहरे पर जाता है, तो वह क्रूर मुस्कान अपने होठों पर टिकाए बैग पर आराम से बैठते हुए अपनी उंगली से इशारा कर अंश को अपने पास बुलाता है। वही अंश अपने धीरे कदमों के साथ रेयान के सामने खड़ा हो जाता है। रेयान के करीब आते ही उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। रेयान अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहता, तुम बिना बताए यहाँ आकर गलती तो किए हो, अब पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। पनिशमेंट? ये सुन अंश अपने प्यारे आवाज में मासूमियत से कहता, पर यहाँ आया तो आपके लिए ही हूँ ना, तो आप मुझे कैसा पनिशमेंट दे सकते हो? इनफैक्ट इसके लिए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। अंश का बात सुन रेयान की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वह अंश का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींचते हुए धीमे से कहता, ये तो और भी अच्छा कहा तुमने। वैसे भी अब मैं तुम्हें पनिशमेंट देते देते थक चुका हूँ, तो चलो आज इनाम ही दे देता हूँ। इतना कहते हुए रेयान अंश के होठों के करीब जाने लगता है। उसकी गर्म सांसें अंश के चेहरे को छू रही थी, जिससे अंश की आंखें अपने आप बंद होने लगी। तभी बाहर दरवाजे पर खड़ी रूहानी दरवाजा नॉक करती है। उसके खास मोमेंट पर किसी के आने से रेयान को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से भरे आवाज में चिल्लाकर कहता, कौन है? रेयान का कड़क आवाज सुन झट से अंश अपने दोनों कान को बंद कर लेता है, आंखों में हल्की सी डर की परछाई के साथ। वही रूहानी कहती, डिनर के लिए आप दोनों नीचे आ जाए। रूहानी का आवाज सुन रेयान बस ओके कह देता है, तो वो चली जाती है। वही अंश धीरे से कहता, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो, मैं डर जाता हूँ। तो रेयान अंश के गर्दन को चूमते हुए नरमी से कहता, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई हमें डिस्टर्ब करता है तो मुझे गुस्सा आता है। इतना कहते हुए रेयान अंश को फिर से किस किए जा रहा था। उसकी हर किस में प्यार और अधिकार दोनों महसूस हो रहे थे। तभी अंश रेयान के सीने पर अपना हाथ रख शर्माते हुए कहता, आप फ्रेश हो जाए, डिनर रेडी है और मुझे बहुत भूख लगा है। तो रेयान अंश को चूमना छोड़ उसके चेहरे को छूते हुए शरारती लहजे में कहता, भूख तो मुझे भी लगा है, लेकिन मैं खाना नहीं बल्कि तुम्हें खाना चाहता हूँ अंश। रेयान का ये बात सुन अंश को कल रात उसके साथ बिताया हुआ पल याद आ जाता है। उस पल की हर याद उसके गालों को फिर से गुलाबी बना देती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तो रेयान उसके लाल चेहरे को छूते हुए प्यार से कहता, जब तुम ऐसे शर्माते हो तो मैं खुद को खोने लगता हूँ अंश। वही अंश कुछ नहीं कहता और बस रेयान के आंखों में देखने लगता है। उन आंखों में प्यार, जुनून और अपनापन तीनों झलक रहे थे। रेयान अंश के माथे को प्यार से चूम लेता और उसे बेड पर बैठाते हुए कहता, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ ही नीचे चले गए। तो अंश हाँ में सिर हिलाता है। वही रेयान बाथरूम चला जाता है। रेयान के जाते ही अंश थोड़ा मुस्कुराता है, अपने होठों को छूते हुए उस पल को याद करता है जो कुछ देर पहले हुआ था। तभी रूहानी दोबारा दरवाजा नॉक करती है। इस बार अंश खुद ही जाकर दरवाजा खोल देता है। अंश को देख रूहानी अंश का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहती, माना तुम भाई की गर्लफ्रेंड हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके साथ चिपकी रहो। तो अंश झट से कहता, पर आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? तो रूहानी बिना कोई जवाब दिए उसे अपने रूम में लेकर जाती है और अंश की तरफ पलटकर कहती, मेरे रूम। इतना बोल रूहानी दरवाजा को लॉक कर देती है। वही अंश का दिल डर के मारे सहम चुका था और वह रूहानी की तरफ देख डरे आवाज में ही कहता, रूही, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अंश के सवाल को सुन रूहानी अंश का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा खुद उसके बगल में बैठ कहती, उफ रिलैक्स करो, डरने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। रूहानी का बात सुन अंश थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर रूहानी की तरफ देख कहता, तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो रूहानी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती, मुझसे दोस्ती कर लो, फिर फायदे में रहोगी तुम। अंश के पल्ले तो नहीं पड़ रहा था कि रूहानी आखिर करना क्या चाहती है, पर रूहानी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाई थी तो अंश भी बस मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लेता है। तभी रूहानी अंश की तरफ देख कहती, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, तो तुम मुझे उसका जवाब दोगे, समझी? तो अपने सिर को हाँ में अंश हिला देता है। तभी रूहानी कहती, तुमने भाई को कैसे पटाया? क्योंकि जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें किसी में जल्दी इंटरेस्ट आता नहीं था। इतना वैध सवाल सुन अंश मुस्कुराते हुए कहता, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही पट गए। तो चिढ़ते हुए रूहानी कहती,
देखो नाटक मत करो, तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा जो भाई तुम्हारे लिए इतना पागल है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे इंसान को जो स्ट्रिक्ट हो, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते कैसे हैं, उसे रिझाते कैसे हैं। रूहानी का बात सुन अंश को अच्छे से समझ आ रहा था कि वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए पूछ रही है। और अंश अपने दिमाग में जोर डालते हुए सोचने लगता है। अंश को कोई जवाब न देता देख गुस्से में रूहानी खड़ी हो कहती, तुम भी बेकार हो, एक सवाल का जवाब तक नहीं दे सकती। इतना बोल वो जाने को थी, तभी अंश भी खड़ा हो रूहानी की तरफ देख कहता, रूही, प्यार दिल से किया जाता है। अगर आप दोनों तरफ बराबर लगी हो तो किसी को रिझाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद आपके पास चल कर आएगा। अंश के बातों को सुन उदासी भरे आवाज में रूहानी कहती, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है, पर वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मैं उसे मैसेज और कॉल करके थक गई हूँ। तो अंश मुस्कुराते हुए रूहानी के पास जा कहता, तो आप भी उस इंसान को इग्नोर करो जो आपको इग्नोर कर रहा हो, और ऐसा इग्नोर करो कि वो मजबूर हो जाए आपके पास खुद चल कर आने के लिए। ये सुन रूहानी कहती, अगर इस चक्कर में वो मुझसे दूर हो गया तो झट से अंश कहता, अभी आपने ही कहा ना आग दोनों तरफ लगी है, तो वो आपसे दूर जाएंगे ही नहीं। अंश को समझ आ चुका था कि रूहानी शायद आकाश का बात कर रही है और वो जितना आकाश को देखा था, उसके बारे में रेयान से सुना था, उससे अंश को ये तो पता चल गया था कि आकाश दिल का बहुत अच्छा इंसान है। अंश के बातों को सुन रूहानी अंश का हाथ पकड़ प्यार से कहती, तुम मेरी हेल्प करोगी। रूहानी रेयान की बहन थी और कहीं ना कहीं अंश के लिए रेयान से जुड़ी हर चीज़ अब बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, और वो रूहानी का बात कैसे नहीं मानता। तो वह भी मुस्कुराते हुए कहता, हाँ बिल्कुल, आप मेरी दोस्त हो तो आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुन रूहानी भी मुस्कुरा देती है, उसकी आंखों में अब हल्का सा सुकून था। वही रेयान बाथरूम से फ्रेश होकर आता है रूम में और देखता अंश नहीं है, तो चिढ़ते हुए वो खुद में ही कहता, इस लड़के का पैर एक जगह टिकता क्यों नहीं है। खुद में ही गुस्सा करते हुए वो दरवाजा को खोल बाहर जाता है और देखता अंश और रूहानी एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करते हुए चलकर आ रही थे। उन दोनों को ऐसे साथ देख रेयान अपने मन में ही कहता, इन्हें देखकर लग रहा है कितने सालों के बाद एक दूसरे से मिली हैं। वही अंश का भी नजर रेयान पर पड़ता है। रेयान को गुस्से में देख अंश का कदम वहीं पर रुक जाता है। तभी रूहानी भी रेयान की तरफ देखती और फिर अंश के कान के पास जा कहती, हमारे बीच की बातें भाई को मत बताना। इतना बोल रूहानी सीढ़ियों से उतरते हुए चली जाती है। वही गुस्से में ही रेयान अंश के पास कोल्ड आवाज में कहता, तुम रूम से बाहर क्यों गए थे और ये रूही तुम्हारे कान में क्या कह रही थी। रेयान का सवाल सुन अंश मुस्कुराते हुए कहता, ओफ रेयान, वो आपकी बहन है तो बस मुझसे बात कर रही थी। और फिर रेयान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता, अब चलिए, वरना भूख से तड़प कर मैं मर जाऊंगा। इतना कहते हुए दोनों डिनर एरिया में आ जाते हैं। फिर सब आराम से बैठ जाते हैं तो सर्वेंट सबके लिए खाना निकाल देती है और साइड में खड़ी हो जाती है। वही सब साथ ही डिनर करते हैं, फिर अपने अपने रूम चले जाते हैं। रूम जाते ही रेयान दरवाजा को लॉक कर अंश की तरफ देख कहता, कपड़े उतारो अपने। ये सुन अंश हैरान हो जाता और अपने मासूम आवाज में कहता, क्यों उतारूं, आप फिर से वो करने वाले हो जो कल रात को किया था। अंश के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उसे रेयान की आंखों में वही पुरानी जलती हुई चाहत नजर आने लगी थी।